हेलो दोस्तों। आज हम फिर देखने जा रहे हैं सीडीपी का प्रश्न जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। उसमें सीडीपी के यह तीसरा वीडियो है। ये 6 सितंबर तक आपको कंटिन्यू इस क्यूआर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लॉरेंस कोयलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन नंबर एक, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस। तो आपको पता होगा कि कोलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक का नाम क्या था? जीन पियाजे। क्या नाम था? जीन पियाजे। जीन पियाजे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पे आधारित था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर एक, बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी, लेग वायत्स्की। ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट बांडूरा। तो चलिए बताइए, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था यानी कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, वह किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पे आधारित था? तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो था, ये था जीन पियाजे के सिद्धांत पे आधारित है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों को मुख्य स्तरों में विभाजित किया गया है। यानी कि मुख्य कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? तो आपको पता होगा कि जी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को मुख्यतः 3 स्तरों में विभाजित किया है। कितने में? 3 स्तरों में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसने 3 स्तर कौन कौन से दिए थे? तो पहला था पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या था? पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर। इसके भी 2 टाइप्स थे। कौन कौन से टाइप्स थे आपको पता होगा? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, और दूसरा दिया था आत्मरुचि और प्रतिफल। इनका सेकंड जो था वो क्या था? पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। उसका भी दो टाइप्स था, अच्छा लड़का लड़की या कानून व्यवस्था। फिर इनका तीसरा जो टाइप्स था उसको कहा जाता उत्तर पारंपरिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसका भी 2 टाइप था, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक नैतिक सिद्धांत। क्या था? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कुल कितने चरण है, यानी कि कितने स्टेज हैं? तो 3 मुख्य स्तर थे। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो बताइए, तो आपको पता होगा कि मुख्य स्तर कितने थे? 3। और चरण कितने थे? उन 3 स्तरों को 2-2 चरणों में बांटा गया था। इसीलिए कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। यानी कि मुख्य चरण 3 थे और कुल 6 चरण थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कोहलबर्ग के परीक्षणों में उपयोग की जाने वाली सबसे प्रसिद्ध कहानी दुविधा कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 हिंज की दुविधा, ऑप्शन नंबर बी पियाजे की दुविधा, ऑप्शन नंबर सी राजेश की दुविधा, ऑप्शन नंबर डी जॉन की दुविधा। तो आपको पता होगा कि कोहलबर्ग जो परीक्षण किया था उसने हिंज की दुविधा दी थी। किसकी? हिंज की। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, हिंज दुविधा में हिंज अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करता है? हिंज दुविधा में हिंज अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बैंक लूटता है, ऑप्शन नंबर बी दवा चुराता है, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर से लड़ता है, ऑप्शन नंबर डी पैसे उधार लेता है। तो आपको पता होगा कि हिंज दुविधा में हिंज अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करता है? दवा चुराता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नैतिक निर्णय लेने के पीछे के तर्कों को समझने के लिए कोहलबर्ग ने किस विधि का प्रयोग किया? कोहलबर्ग ने किस नीति का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसने क्या किया था? साक्षात्कार का उपयोग किया था। किसका? साक्षात्कार का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर बी नैतिक यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर सी नैतिक तर्कना, ऑप्शन नंबर डी नैतिक सहयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मोरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। सही और गलत के बीच चयन करने में आने वाली मानसिक कठिनाइयां या समस्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नैतिक दुविधा, ऑप्शन नंबर बी नैतिक तर्कना, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है? अभी हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको व्याख्या किया था कि नैतिक विकास का 3 स्तर दिया इन्होंने। पहले स्तर का नाम क्या था? तो पहले स्तर का नाम था पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या था? पूर्व पारंपरिक स्तर। और दूसरे स्तर का हमारा नाम क्या था? पारंपरिक स्तर, यानी कि कॉन्वेंशनल लेवल हमारा क्या था? सेकंड स्टेज था। ये सेकंड स्टेज था हमारा कॉन्वेंशनल लेवल, और थर्ड स्टेज क्या था? हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल की आयु सीमा सामान्यतः क्या मानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 से 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 13 से अधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 से 10 वर्ष। किससे? 4 से 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व पारंपरिक स्तर को बच्चे की नैतिकता किस पर आधारित होती है? पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चे की नैतिकता किस पर आधारित होती है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आंतरिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक नियमों पर, ऑप्शन नंबर सी बाहरी पुरस्कार और दंड पर, ऑप्शन नंबर डी मानवीय अधिकार पर। तो बताइए हमारा इसमें राइट आंसर क्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाहरी पुरस्कार और दंड पर। आप पढ़े होंगे पूर्व पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल, तो पहला क्या है? उसका फर्स्ट पार्ट है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, इसमें सजा या डांट होता है। और दूसरा है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, जैसे कि तुम मेरा पैर दबाओ तो मैं तुम्हारा पैर दबाऊंगा, तुम मेरा पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, यानी कि इसमें बाहरी पुरस्कार भी है, मतलब वो अपने फायदे के बारे में भी सोच रहा है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर में ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13,
कोहेलबर्ग के सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है? कोहेलबर्ग के सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण आपको पता होगा पूर्व पारंपरिक स्तर है, लेकिन यहाँ पे पहचानने दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छा लड़का या लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आपको अभी पहले क्वेश्चन में आपने देखा है कि इसमें क्या था, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास था पहले चरण के अंदर, जिसको पूर्व पारंपरिक स्तर कहा जाता था। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास किस में आएगा, हमारा सेकंड में आएगा पारंपरिक स्तर पे। सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा थर्ड स्तर पे, यानी उत्तर पारंपरिक स्तर पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा सोचता है यदि मैं गृह कार्य नहीं करूंगा तो शिक्षिका मुझे डांटेगी, वह नैतिक विकास के किस चरण में? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास, सार्वभौम सिद्धांत। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे को तैसा या अदला का बदला टिट फॉर टैट नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए चरण 1 दंड और आज्ञाकारिता, चरण 2 व्यक्तिवाद और विनियम यांत्रिक सापेक्षतावादी, ऑप्शन नंबर 3 अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ऑप्शन नंबर डी कानून और व्यवस्था। तो आपको पता होगा कि जैसे को तैसा क्या होता है, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल में आता है। तो आत्म अभिरुचि और प्रतिफल किस में आता है, 2 में आता है। पहले चरण 1 में आता है, चरण 1 में दंड और आज्ञाकारिता, और एक और आता है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, जिसमें टिट फॉर टैट होता है। जैसे तुम मेरा पैर दबाओ मैं तुम्हारा दबाऊंगा, तुम मेरा पीठ खुजाओ मैं तुम्हारा खुजाऊंगा। यानी कि इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाद और विनियम, व्यक्तिवाद और विनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक चरण व्यक्तिवाद और विनियम। ठीक है, टिट फॉर टैट इसमें आएगा, लेकिन किसी डर से या किसी की आज्ञा से हम काम कर रहे हैं तो किस में आएगा, चरण 1 में, यानी पहले स्तर के चरण 2 का ये क्वेश्चन है टिट फॉर टैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोहेलबर्ग के दूसरे चरण स्टेज 2 को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इसमें कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, स्वायत्ता और नैतिकता, साधन सापेक्षतावादी उन्मुखता और सामाजिक अनुबंध। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधन सापेक्षवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का दूसरा स्तर कौन सा है? तो अभी आपको हमने बताया था कि पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा है पारंपरिक स्तर, तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल की सामान्य आयु सीमा क्या है? मतलब स्टेज 2 में, स्टेज फर्स्ट में इन्होंने 4 से 10 वर्ष रखा था, तो स्टेज 2 में क्या है? तो स्टेज 2 में 10 से ही शुरू होगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 4 से 10, ऑप्शन नंबर बी 10 से 13, ऑप्शन नंबर सी 13 से 16, ऑप्शन नंबर डी 18 से ऊपर। तो हम 2 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले कि 4 से 10 ये तो पहला स्तर है, तो ये कट गया, गलत आंसर हो गया। दूसरा, अब दूसरा जब भी शुरू होगा तो किससे शुरू होगा,
वो 10 से शुरू होगा, तो 10 से कौन शुरू हो रहा है? 10 से 13 वर्ष, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये भी दोनों हमारे गलत हो जाए। तो 10 से 13 वर्ष कॉन्वेंशनल लेवल की उम्र सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। पारंपरिक स्तर पर बच्चा किसके आधार पर नैतिक निर्णय लेता है? पारंपरिक स्तर पर बच्चा किसके आधार पर नैतिक निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर ए, समाज के नियमों, मानदंडों और दूसरे की अपेक्षाओं पर। दूसरा, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। तीसरा, स्वयं के चुने हुए सिद्धांतों पर। डी, केवल शारीरिक परिणामों पर। चलिए बताइए, पारंपरिक स्तर कॉन्वेंशनल लेवल पे बच्चा किस आधार पर नैतिक निर्णय लेता है? तो इसका हमारा 19 का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, समाज के नियमों, मानदंडों और दूसरे की अपेक्षाओं पे। यानी कि जैसे कोई भी जब ये निर्णय लेता है तो सोचता है अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, या कानून तोड़ने पे हमको दंड मिल सकता है, यानी कि जो मानदंड है उसको फॉलो करना चाहता है। तो ये क्या है? लेवल 2 है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए देखते हैं इसको। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया कि अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास किस में आता है? पारंपरिक स्तर में आता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। पूजा अपने माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करती है और बड़ों का आदर करती है ताकि सब उसे अच्छा लड़का लड़की कहें। वह किस चरण में? ऑप्शन नंबर ए, चरण 1। ऑप्शन नंबर बी, चरण 2। ऑप्शन नंबर सी, चरण 3। ऑप्शन नंबर डी, चरण 4। तो आपको पता होगा, देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? किस चरण में है? स्तर नहीं पूछा आपसे, चरण पूछ रहा है। तो पहले स्तर में 2 चरण और दूसरे स्तर में 2 चरण। तो दूसरे स्तर का ये पहला है अच्छा लड़का लड़की, और दूसरा का दूसरा क्या है? कानून व्यवस्था। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? चरण 3। तो इसीलिए 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर्ग का चौथा चरण किस स्टेज में कौन सा है? तो कोहलबर्ग का चौथा चरण कौन सा है? तो कोहलबर्ग का चौथा चरण अभी हमने आपको बताया कि चौथा चरण क्या है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसीलिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, राजेश का मानना है कि रेड लाइट पर गाड़ी रोकना जरूरी है क्योंकि यह समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किया गया नियम है। वह किस चरण में? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुबंध चरण। ऑप्शन नंबर बी, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक सापेक्षतावादी चरण। ऑप्शन नंबर डी, दंड पालन आज्ञा पालन चरण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या है? सामाजिक कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का तीसरा और अंतिम स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, सी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, गैर पारंपरिक स्तर। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की आयु क्या होती है? तो इसको बनाने के लिए चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है
4 से 10 वर्ष, दूसरा 7 से 11 वर्ष, तीसरा 13 से ऊपर, चौथा 2 से 7 वर्ष। तो हम लोग पहले देखे कि पहले स्तर में क्या था, 4 से 10 वर्ष था। पहले स्तर में हमारा 4 से 10 था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा था 10 से 13, ये 7 से 11 है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। ये 2 से 7 है, तो ऐसे ही गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर पारंपरिक स्तर पर नैतिकता का आधार क्या होता है? उत्तर पारंपरिक स्तर पर नैतिकता का सिद्धांत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समाज का डर, ऑप्शन नंबर बी माता पिता की आज्ञा, ऑप्शन नंबर सी स्वयं द्वारा चुने गए आंतरिक नैतिक और अमूर्त सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार की इच्छा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वयं द्वारा चुने गए आंतरिक नैतिक और अमूर्त सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कोहलबर्ग के सिद्धांत का 5वां चरण कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी अच्छा लड़का अच्छा लड़की। तो देखिए पहले आपने क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा कि अच्छा लड़का लड़की किसमें है, दूसरे स्तर के यानी कि चौथा चरण है। तो ये हमारा यहीं से गलत हो गया, ठीक है। और फिर हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या है, सबसे लास्ट वाला है, यानी कि ये छठा चरण है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कानून और व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था हमारा क्या है, ये भी ये कानून व्यवस्था हमारा चौथा चरण, सॉरी अच्छा लड़का लड़की तीसरा चरण होता है, कानून व्यवस्था चौथा चरण। तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी एक आंसर बचा जो सही है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। यदि कोई नियम समाज के बहुमत के हित में नहीं है तो उसे आपसी सहमति से बदला जा सकता है, यह विचार किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। तो इसमें पता होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कोहलबर्ग के सिद्धांत का सर्वोच्च और छठा चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी अंतःकरण अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता जो पूरी मानवता के कल्याण और न्याय के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में आते हैं? तो आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए चरण 3, ऑप्शन नंबर बी चरण 4, ऑप्शन नंबर सी चरण 5, ऑप्शन नंबर डी चरण 6। तो आपको पता होगा कि सामाजिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये किस चरण में आता है, छठे चरण में आता है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब अपनी अंतरात्मा, न्याय, समानता और मानव जीवन की रक्षा के लिए स्वयं अपनी जान को जोखिम में डालना या अपना प्राण त्याग देना, ये आता है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो कोहलबर्ग के अनुसार ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, चरण नंबर 6। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने कोहलबर्ग के सिद्धांत की कटु आलोचना की है? यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए कैरोल गिलिगन,
बी पीएफ स्किनर, सी ईएल थॉर्नडाइक, डी अल्बर्ट बंडूरा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है हमारा? कैरोल गिलिगन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की थी? ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों पर लागू नहीं होता, यह सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी है। ऑप्शन नंबर सी, यह लैंगिक रूप से पक्षपाती और महिलाओं के दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें चरणों की संख्या कम है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह लैंगिक रूप से पक्षपाती है और महिलाओं के दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता न्याय पर आधारित होती है, जबकि महिलाओं की नैतिकता किस पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए, दंड पर, देखभाल और संबंधों पर, कानून पर, भय पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, देखभाल और संबंधों पर, यानी कि केयर पर्सपेक्टिव पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर एक, अलग अलग संस्कृतियों में अलग होता है, सार्वभौमिक होता है, यह पूरी तरह से अनुवांशिकी पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण और अंतःक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, केवल विद्यालय की किताबों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात शक्तियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, केवल टेलीविजन देखने से। अब देखिए, इसमें हमने आपको पहले ही बताया है कि केवल क्या है, निगेटिव वर्ड है, यानी कि ये पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए आपके। अब रहा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें इन्होंने बताया जन्मजात शक्तियों द्वारा, यानी कि जन्मजात किसी के अंदर नैतिकता का मूल्य नहीं आ सकता है। तो हमारा ए भी सी भी क्या है, गलत है। तो एक आंसर बचा, यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण और अंतःक्रिया के द्वारा। चलिए चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। कोहलबर्ग के सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर डी, भाषा का विकास। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको पता है किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, नैतिक विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी कि जीन पियाजे की बात हो रही है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बालक का नैतिक व्यवहार समाज के मानकों के विपरीत आंतरिक नियंत्रण द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक स्तर। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। व्यक्ति स्वयं के लाभ के बजाय नियमों को प्राथमिकता देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मानवीय अधिकारों के लिए नियमों को बदल सकता है। यह विशेषता किस स्तर की है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, स्तर 1। ऑप्शन नंबर बी, स्तर 2। ऑप्शन नंबर सी, स्तर 3। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पारंपरिक स्तर। किस स्तर का है, उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आपको पता होगा
कि उत्तर पारंपरिक स्तर का मतलब क्या होता है, इसमें एक आता है सामाजिक अनुबंध और एक आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंध में क्या होता है, अगर किसी की जान बच रही है तो किसी नियम को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुबंध से आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान में किस आयु वर्ग के बालक को शामिल किया था। तो कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान में किस आयु वर्ग के बच्चे को शामिल किया था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है आपका 2 से 5 वर्ष के बालक, ऑप्शन नंबर बी 10 से 16 वर्ष के बालक, ऑप्शन नंबर डी 18 से 25 वर्ष के वयस्क, ऑप्शन नंबर डी नवजात शिशु। तो आपको पता होगा कि कोहलबर्ग जो रिसर्च किया था इसमें इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालक को शामिल किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख सीमा यह है कि उन्होंने ऑप्शन नंबर ए पियाजे के सिद्धांत का अनुसरण किया, वास्तविक परिस्थितियों में बच्चों का अवलोकन नहीं किया, भारतीय संस्कृति के बच्चों पे कोई अध्ययन नहीं किया और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी नैतिक तर्कना को महत्व नहीं दिया, यानी कि मोरल रीजनिंग को महत्व नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि इसने क्या किया, भारतीय संस्कृति के बच्चों पर कोई अध्ययन नहीं किया और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसीलिए कैरोलिन गिलगिन ने क्या किया, इनके जो भी थ्योरी थे उनकी आलोचना की महिलाओं के आधार पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक चिंतन के चरणों का क्रम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, यह परिवर्तनीय है, यह एक निश्चित और अपरिवर्तनीय क्रम है, यह बच्चों की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी यह पीछे की ओर भी चल सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यह एक निश्चित और अपरिवर्तनीय क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कोहलबर्ग के आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास चरण में किसी कार्य के सही या गलत होने का निर्धारण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए समाज की भलाई से, ऑप्शन नंबर बी कार्य के भौतिक परिणामों से, ऑप्शन नंबर सी स्वयं की अंतरात्मा से, ऑप्शन नंबर डी नियमों की व्याख्या से। तो आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास आपको पता है कि स्तर 1 का पहला चरण है और सही गलत होने का निर्धारण कैसे होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्य के भौतिक परिणामों से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्ति की आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति नैतिक विकास के किस चरण का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर ए है आपका चरण 1, ऑप्शन नंबर बी चरण 2 यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 3 चरण 4, ऑप्शन नंबर डी चरण 6। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक सापेक्षतावादी अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कोहलबर्ग के पारंपरिक स्तर में कौन कौन से चरण शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चरण 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी और चरण 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी चरण 5 और 6, ऑप्शन नंबर डी केवल चरण 3। यानी कि पारंपरिक स्तर कहने का मतलब है कि कॉन्वेंशनल लेवल। तो इसका भी 2 टाइप है। कॉन्वेंशनल लेवल से पहले क्या आता है, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, तो उसका 2 टाइप होता है। तो 1, 2 तो ऐसे नहीं होगा, गलत हो गया। 5, 6 नहीं होगा क्योंकि लास्ट स्टेप है, ऐसे ही गलत है। केवल 3 तो होगा नहीं, केवल आ गया तो कहानी खत्म। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा ये क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि 3 और 4 को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा चरण कोहलबर्ग के उत्तर पारंपरिक स्तर का हिस्सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो आपको पता है कि उत्तर पारंपरिक स्तर क्या है, इसका थर्ड रूल है। और इसमें क्या 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 शामिल नहीं है, पहले इसको देखिए। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास ये किस में आएगा आपका, ये आएगा कन्वेंशनल लेवल में, यानी ये गलत है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये उत्तर पारंपरिक स्तर में आता है। दंड तथा आज्ञा पालन ये पहले में आता है, तो ये गलत है। अच्छा लड़का लड़की ये दूसरे का फर्स्ट है, ये गलत है। यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46। जब कोई बच्चा सामाजिक नियमों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है और समाज के सुचारू संचालन के लिए उन्हें आवश्यक मानता है, तो ये कोहलबर्ग के किस चरण मानता है, तो कोहलबर्ग के किस चरण में? ऑप्शन नंबर ए है आपका चरण 2, ऑप्शन नंबर बी चरण 3, ऑप्शन नंबर 3 चरण 4 कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी चरण 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चरण 4। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन नंबर ए निरंतर और क्रमिक, ऑप्शन नंबर बी अचानक होने वाली, ऑप्शन नंबर सी केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से अनियोजित, मतलब कि अनप्लान्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निरंतर और क्रमिक। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कैरोल गिलिगन की आलोचना मुख्य रूप से किस पुस्तक या शोध पत्र के माध्यम से सामने आई थी? यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना किसने किया था? कैरोल गिलिगन ने किया था। और कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना मुख्य रूप से किस वजह से किया था? महिलाओं के आधार पे। तो ये किस बुक या किस पुस्तक या किस रिसर्च में इन्होंने ये किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 इन अ डिफरेंट वॉइस, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एम्पैथी एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इन अ डिफरेंट वॉइस। इसी पुस्तक में इन्होंने कैरोल गिलिगन ने किसकी आलोचना की थी? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की, यानी कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। कोहलबर्ग के अनुसार क्या सभी व्यक्ति नैतिक विकास के अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाँ सभी व्यक्ति पहुंच सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं बहुत कम प्रतिशत लोग इस चरण तक पहुंच पाते हैं, हाँ केवल पुरुष ही पहुंच पाते हैं, ऑप्शन नंबर डी केवल वृद्ध लोग ही पहुंच पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आपको बताए हैं कि केवल का मतलब निगेटिव वर्ड, तो यानी ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आपका ऐसे खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि केवल है इसमें, ये निगेटिव वर्ड। दूसरा हाँ सभी व्यक्ति पहुंच सकते हैं। आपको अगर ये याद हो कि नैतिक विकास का अंतिम चरण क्या है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत चरण 6। इसमें एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराए थे आपको, गांधी मंडेला। तो ये बताइए कि सभी आदमी महात्मा गांधी बन सकते हैं? मंडेला नेल्सन मंडेला बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। यानी ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या हुआ? गलत। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हुआ, तो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ।
चलिए, शिक्षक को कक्षा में बच्चों के नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समाज से अलग रखना चाहिए। तो चलिए, इसको बनाने का तरीका क्या है? पहला तो आपको बता दिए हम कि केवल क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो केवल ऑप्शन ऐसे ही खत्म होगा। दूसरा, निगेटिव कंटेस्ट में जो भी बातें होंगी वो गलत होंगी, जैसे उन्हें समाज से अलग रखना चाहिए, सीधा गलत है। तीसरा, बच्चों को कठोर दंड देना, ये गलत है, यानी निगेटिव है, ये ऑप्शन ऐसे ही हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग हिंदी पेडागोगी पे लाएंगे, या फिर ये एनसीएफ पे आएगा, या सीडीपी के किसी भी टॉपिक्स पे आएगा, या फिर हिंदी पेडागोगी पेपर 1 या पेपर 2 पे आएगा।